नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासी डफली और अपने अपने राग। जी हां, राजनीतिक रूप से आज जबरदस्त सियासी हलचल रही। इन सब पर हम आपको 1 घंटे के अपने इस कार्यक्रम में हर राज्य की तस्वीर समझाएंगे कि क्या कुछ सियासी तूफान वहां पर आ रहा है या फिर आने वाला है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन सितंबर के महीने तक आ जाएगी। एम्स के डायरेक्टर का ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं होने की वजह से हर कोई देश में इंतजार कर रहा था। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सितंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से कहा है। और अब बात राजनीतिक हलचल की। सियासी डफली अपनी और अपने अपने राग की। आज देश भर में सियासी मीटिंग का दौर रहा। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक चलता रहा। कहीं रूठे को मनाने का तिकड़म चलता रहा, कहीं नेताजी का सियासी पारा चढ़ा रहा, कहीं 2024 को लेकर मंथन हुआ। आज अगले 1 घंटे तक आपको स्पेशल रिपोर्ट में देश की सियासत का नया दर्शन समझने की जरूरत है, नया सियासी दर्पण समझने की जरूरत है। जोड़ तोड़, रूठना मनाना, दाव पेच से आगे की सियासी कहानी बहुत तूफानी है। सबसे पहले उस राग की बात जो सुनाई दी हिंदुस्तान में, लेकिन तान पाकिस्तानी था। 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा वाली पार्टियों को मीटिंग के लिए बुलाया है। सियासी संकेत शुभ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय मीटिंग से पहले पाकिस्तान का नाम लेकर अशुभ संकेत दे दिया है। मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी को महबूबा ने क्या मैसेज भेजा है, इसे सियासी राग को आप समझिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो, चाहे पाकिस्तान के साथ। 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती के आने पर सस्पेंस था। महबूबा ने सियासी सस्पेंस को विराम दे दिया, लेकिन पुराने राग से नया विवाद खड़ा कर दिया। सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती आएंगी, लेकिन वार्ता की टेबल पर जब बात होगी तो उनका एजेंडा क्लियर है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। एक वाक्य में महबूबा मुफ्ती की बात आपको समझाएं तो सारांश यही है। मुंह में घाटी की बात है, लेकिन दिल में पाकिस्तान का राग है। इसे यूं समझिए, महबूबा कह रही हैं कि तालिबान से बातचीत तो पाकिस्तान से तौबा क्यों, पाकिस्तान को दूर रखकर घाटी में शांति संभव कैसे। 370 विहीन जम्मू कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम हथियार बना। पहली बार बिना बम बारूद के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। आज कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन महबूबा की जुबान पर पाकिस्तानी राग के पीछे की नीति और नीयत को भी समझिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद मुख्य धारा की पार्टियों की प्रधानमंत्री के साथ पहली बैठक है। मीटिंग से पहले ही महबूबा ने बता दिया कि उनके दिमाग में कश्मीर का ब्लूप्रिंट क्या है। कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान को पार्टनर बनाना, यानी पीओके की बात छोड़िए। कश्मीर में पाकिस्तान को वार्ता के नाम पर दखल देने का सरकारी लाइसेंस दे दीजिए। यानी जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को नरक बना दिया, उसी कश्मीर में पाकिस्तान की एंट्री कराना। दूसरा, जेल में बंद सभी अलगाववादियों को रिहा करना। घाटी के उन सभी पत्थरबाजों को सलाखों से बाहर निकालना, यानी एक बार फिर घाटी को आतंकी प्रयोगशाला बनाने वालों को खुला छोड़ना। तीसरी बात, आर्टिकल 370 को दोबारा जम्मू कश्मीर में बहाल करना, यानी एक बार फिर घाटी को उसी दलदल में धकेल देना जिससे बाहर निकाला गया। बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्थरबाजों और अलगाववादियों का समर्थक माना जाता है। यही पाकिस्तान को लेकर उनका नर्म रुख कई बार विवादों को जन्म देता रहा है। एक बार नहीं बार बार महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान याद आता रहा है। आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, वाजपेयी जी वहाँ पाकिस्तान गए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी भी पाकिस्तान चले गए, पर उसके बाद बदकिस्मती से पठानकोट हो गया। मगर अब मुझे लगता है पीछे मुड़ के देखने के बजाय आगे देखने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को आपस में सुलह करके ये जो रोज रोज गोलाबारी यहाँ से वहाँ से यहाँ होती है, इसको बंद किया जाना चाहिए। हमें आपस में गोलाबारी बंद करके दोस्ती करनी है, क्योंकि वो लोग भी सफर कर रहे हैं, वहाँ भी लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, दरबदर है, और यहाँ भी लोग दरबदर हो जाते हैं जब गोलाबारी होती है। इसलिए हमारे पास या उनके पास दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपको ये भी समझना है कि महबूबा मुफ्ती किन सियासी कैदियों की रिहाई की तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। नाम मसरत आलम, पत्थरबाज गैंग का मास्टरमाइंड, कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाया, पाकिस्तानी आतंकवादियों से रिश्ते, रहते हिंदुस्तान में गाते पाकिस्तान की। नाम शब्बीर शाह, कश्मीर में टेरर फंडिंग का काम, कश्मीर में अमन का दुश्मन, आतंकी हाफिज सईद से रिश्ता, रहते हिंदुस्तान गाते पाकिस्तान की। नाम यासीन मलिक, एयरफोर्स के वीरों का हत्यारा, कश्मीर में अलगाववाद का चेहरा, पाकिस्तानी आतंकवादियों से रिश्ते, रहते हिंदुस्तान गाते पाकिस्तान की। सोचिए, सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के ब्लूप्रिंट की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के इरादे कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। महबूबा की एक लाइन बहुत गौर से सुनिए। जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पे बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं करेंगे। सुना आपने, कश्मीर का विकास का मुद्दा पीछे है, पाकिस्तान और घाटी को नर्क बनाने वालों का मुद्दा आगे है। महबूबा की इसी सोच पर बीजेपी ने प्रहार किया। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा, और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, ये संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमारा है, तो महबूबा मुफ्ती आउटसाइडर की एंट्री क्यों करवाना चाहती हैं? क्यों कश्मीर में शांति के दुश्मनों की वकालत करती हैं? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। महबूबा का पाकिस्तान का नाम लेना क्यों अखड़ रहा है, ये भी समझना होगा। कहावत है ना, चोर मचाए शोर, ये कहावत बिल्कुल फिट है पाकिस्तान पर। खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है और अब रोता है बार बार कि हम आतंक के शिकार हैं। ऐसे में उसी पाकिस्तान का नाम अगर महबूबा मुफ्ती लेंगी तो जाहिर तौर पर लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री से बैठक होनी है कश्मीर के तमाम नेताओं की। क्या उनकी सोच भी महबूबा मुफ्ती जैसी है? देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 देश की संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। मुख्य धारा से जुड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को नजरबंदी में लंबे वक्त तक रहना पड़ा। अब 5 अगस्त 2019 के 23 महीनों के बाद 24 जून 2021 को जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का सियासी भविष्य तय करेंगे। लेकिन एजेंडा क्या होगा, ये बैठक में शामिल होने वाले नेताओं ने न्योता कबूल करने के बाद बताया। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करें। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है
ये लीडरों को अलग अलग दी गई। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। आर्टिकल 370 की बहाली की वकालत करने वाला गुपकार गठबंधन सर्वदलीय बैठक में बातचीत के टेबल पर होगा। इस सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ा चेहरा फारूक अब्दुल्ला का होगा। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बैठक में कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कश्मीर के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे नेताओं ने क्या एजेंडा तैयार किया है, ये आपको बताते हैं। एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, राज्य का दर्जा वापस देना। एजेंडा नंबर 3, लद्दाख को दोबारा जोड़ना। एजेंडा नंबर 4, परिसीमन पर क्लियर तस्वीर। एजेंडा नंबर 5, विधानसभा चुनाव कराना। एजेंडा नंबर 6, जम्मू कश्मीर की विकास योजना। यहाँ आपको ये समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होगी तो कौन कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री के सामने एजेंडे को रखेगा। बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। तो बैठक के लिए 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता ताराचंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, बीजेपी नेता निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता। इसके साथ साथ सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जीए मीर, बीजेपी के रविंदर रैना और पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने बताया कि हर मुद्दे पर बात होगी। एजेंडा दैट मीन्स कि वी आर फ्री टू टॉक। इसके ये माने हैं कि कोई बंदिश नहीं है कहने की, तो लाजमी तौर पर वो बोलेंगे तो पता चलेगा, हम बोलेंगे तो उनको पता चलेगा, और बाद में मिलकर या अलग अलग हम मीडिया को बताएंगे, अपने आवाम को बताएंगे। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद भी होंगे, वही आजाद जो लगातार जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। किससे मिले? कानून बना जिसे जनता के सामने तो पेश किया गया लोगों के लिए, लेकिन असली में वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म करने के लिए था। उनकी पहचान ख़त्म करने के लिए, उनकी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए, उनका जोग्राफिया ख़त्म करने के लिए, उनका इतिहास ख़त्म करने के लिए। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की सभी पार्टियों की नुमाइंदगी होगी, लेकिन जम्मू के छोटे दल खुद को नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप ये है कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर को ज्यादा वेटेज मिला है, जबकि जम्मू को कम। यानी मीटिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। तमाम नेताओं की बात आपने सुनी। कश्मीर के नेताओं के राग आजकल एक तरह से जो सुर है उनके बदले बदले से नजर, इससे पहले हमेशा केंद्र सरकार पर भड़कते थे, लेकिन आज उम्मीदों की बात कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए। सर्वदलीय मीटिंग क्यों जरूरी है? जे&के की राजनीति पर असर क्या? केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ प्रस्तावित बैठक कई मायने में अहम है। पहले इसे कुछ बिंदुओं के हिसाब से समझिए। पहला और सबसे अहम बिंदु घाटी में नेताओं के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। दूसरा बिंदु जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तीसरा बिंदु 370 हटाने को लेकर पार्टियों को मनाने की कोशिश करना। चौथा बिंदु मुख्य धारा की पार्टियों के सहयोग से कश्मीर में शांति कायम करना। पांचवां बिंदु केंद्र सरकार और घाटी के नेताओं के रिश्तों में खटास दूर करना। 370 और 35A को हटाने के बाद ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्य धड़े की राजनीति करने वाले नेताओं से मिलेगी। ऐसे नेताओं से जिनको लंबे अरसे तक नजरबंद करके रखा गया था।
अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाती आई हैं। जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा था, तभी से लोकल चुनाव को छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया शिथिल है। कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टियों का जितना घाटी में बड़ा आधार है, वो लगातार 370 हटाने का विरोध कर रही हैं। बड़ी पार्टियों ने निकाय चुनाव के बॉयकॉट का भी ऐलान किया था। मकसद यही है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो। गुपकार गठबंधन और घाटी के नेताओं पर बीजेपी के हमले की एक बड़ी वजह है मतभेद और मनभेद की। अगर टेबल पर बात होगी तो केंद्र और घाटी की मुख्य धारा वाली पार्टियों के रिश्तों की खाई पटेगी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते आए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। 1 वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 1 साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। तो कश्मीर पर पंख लगाए वो सपने कहां पहुंचते हैं, इंतजार करना होगा। इधर प्रधानमंत्री की मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना एजेंडा सेट कर रही हैं। आपने रिपोर्ट्स में देख लिया। लेकिन अब बात दिल्ली में मोदी विरोधी मोर्चे ने 2024 में जीत की गणित का गुणा भाग सेट किया है। शरद पवार के घर मीटिंग हुई। क्या बात हुई, मीटिंग से क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन यहां सियासी दंगल की तैयारी भरपूर है। एनसीपी चीफ शरद पवार के न्योते पर मोदी विरोधी मोर्चा जुटा। घंटों मंथन चला। अभी समय आ गया है, कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया। पहले मीटिंग के अंदर मंथन का एक हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। पूरी सियासी पिक्चर की पटकथा आपको समझ में आ जाएगी। अभी समय आ गया है, कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया तो we should do something because time is flying and country is going to face lots of challenges in the days to come, and if common man is aggrieved by the current central dispensation, we will be failing in our duties if we don't do anything. अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैस्क हो गया। डायलॉग सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के तरीके खोजे जा रहे हैं। यहाँ विपक्षी एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। चर्चा यही है कि तीसरे मोर्चे का चेहरा तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। यानी 2024 में नरेंद्र मोदी के नहले पर दहला कौन होगा, विचार विमर्श किया गया। लेकिन जैसे ही मीटिंग के अंदर से शरद पवार के बुलाए मेहमान बाहर आए, राग बदल गया। अंदर बोले कि बैठक शुद्ध पॉलिटिकल है, लेकिन बाहर बोले इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी, और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। मीटिंग में मोदी विरोधी मोर्चे से जुड़ी दूसरी पार्टी की नुमाइंदगी करने पहुंचे नेताओं को भी सुनिए। मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराजगियां हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की।
तो देश में सियासी शोर पर आप देख रहे हैं आज स्पेशल रिपोर्ट में 1 घंटे का ये कार्यक्रम, अपनी डफली अपना राग। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ आज अपने डेप्यूटी के घर पहुंचे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो 4 साल में नहीं हुआ, 5 साल में, वो आज हुआ। ब्रेक के बाद बताएंगे, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक आपने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उबलती सियासत देखी और अब आपको यूपी लिए चलते हैं, क्योंकि सियासत की बहुत बड़ी खबर आज यूपी से है। पिछले 4.5 साल में जो ना हुआ वो आज हो गया। यूपी बीजेपी में बहुत दिन से बहुत कुछ चल रहा है। कभी योगी को दिल्ली बुलाया जाता है, कभी दिल्ली से संघ और बीजेपी के नेता यूपी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज योगी पहली बार खुद केशव प्रसाद मौर्य जी हां उप मुख्यमंत्री के घर पहुंचे, तो हर जगह इसी की चर्चा है। आखिर क्या है इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी, देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर। पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। साढ़े 4 साल बाद योगी को क्यों याद आए केशव प्रसाद मौर्य? योगी और केशव की अनबन के बाद लंच की पॉलिटिक्स क्या है? यूपी के अंदर बीजेपी में कौन सी खिचड़ी पक रही है? योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच आखिर क्या बात हुई? यूपी में 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में साल 2017 से एक टकराव सा चला आ रहा है। वो टकराव है योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई थी। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी ने बड़ी जीत उनकी अध्यक्षता में ही दर्ज की थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी बीजेपी ने, लेकिन सीएम की कुर्सी मिली योगी आदित्यनाथ को। अब वही खाई 2022 के चुनाव से पहले चौड़ी हो गई। ऐसे में दोनों की मुलाकात होना वाकई बड़ी बात है। आइए इसके पीछे की पूरी राजनीति आपको दिखाते हैं। बीजेपी के लिए बड़ा जोखिम हो सकते हैं। ये यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और संघ दोनों समझ रहे हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से यूपी में बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ये भी सभी जान रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोई छोटा मोटा मनमुटाव नहीं है, बल्कि ये अनबन इतनी बड़ी हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य इसे जताने में पिछले कुछ दिनों से रत्ती भर नहीं चूक रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए आगे एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो तो सवाल ही गलत कर रहे हो। जी हाँ, एक बार नहीं बल्कि कई बार जब केशव प्रसाद मौर्य से यूपी में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल हुआ है तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार भी नहीं लिया है, बल्कि वो यही कहते हैं कि 2022 के चुनाव में यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कुछ ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि इस जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य वाली भाषा ही बोली। पहले भी कहा
कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी, वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। इतना बड़ा मतभेद जब खुलकर सामने आने लगा तो यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मचना तय थी। और खलबली मची तो यूपी में पिछले 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ 7 केडी बंगले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और इस खबर ने यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। यूपी में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बड़े मायने हैं इस वक्त जब संगठन की लगातार बैठकें चली। अब हर किसी के जहन में यही सवाल तैर रहा होगा कि आखिर योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या बात हुई होगी। तो आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहले से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले और सह सरकारवा कृष्ण गोपाल, क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बाद में योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर बीजेपी की कोर कमेटी का लंच रखा गया था। सभी लोगों ने दोपहर का भोजन किया और केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, क्योंकि कोरोना काल में केशव की बेटी की शादी हुई थी और वीआईपी नहीं आ पाए थे। लेकिन इससे पहले सोमवार रात को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी दोनों के बीच अनबन की बात खुलकर सामने आई थी। केशव ने पार्टी और सरकार में उपेक्षा की शिकायत की थी। हम आपको बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा है। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है। इसे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सभी शिकवे शिकायतों के बीच केंद्र से ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे सर? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। तब ये माना जा रहा था कि केशव ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। अब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में यूपी का चुनाव असम मॉडल पर चाहते हैं। चुनाव में किसी को सीएम का चेहरा घोषित न किया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व योगी और केशव प्रसाद के बीच दूरियों को पाटने में लगा है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, दिखाते हैं पंजाब में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। पंजाब में कांग्रेस अपने ही नेताओं को लेकर दुविधा में है। पंजाब में उसके सामने 3 चैलेंजेस हैं। पहला, कैप्टन और सिद्धू के बीच छिड़ी हुई जंग। दूसरा, पंजाब में अकाली और बीएसपी के गठबंधन से निपटना। तीसरा, पंजाब की दलित पॉलिटिक्स में खुद को अव्वल रखना। इसी को लेकर कैप्टन को आज दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कैप्टन से बात शुरू हुई तो वो सीधे सिद्धू पर बरसे। और तो और राहुल गांधी भी सिद्धू से नाराज दिखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में पेशी क्यों हुई? कैप्टन और सिद्धू की जंग का क्या हल निकला? राहुल गांधी को सिद्धू की कौन सी बात बुरी लग गई?
क्या अब कैप्टन और सिद्धू के बीच रात थम जाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं सिद्धू? पंजाब में कांग्रेस की कलह कैसे खत्म होगी, इसके लिए माथापच्ची दिल्ली तक में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या हुआ, कैप्टन ने कौन सी सफाई पेश की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब कांग्रेस में कलह के 3 बड़े कारण क्या है, जिसकी वजह से दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पहला, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। दूसरा, 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने से दोनों के बीच कलह बढ़ी है। तीसरा, सिद्धू के बयानबाजी के बाद विरोधी गुट के नेता एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में दिए गए सिद्धू के बयान दिल्ली में आलाकमान को भी चुभ रहे हैं। जैसे ही कैप्टन दिल्ली आए, राहुल गांधी और कमेटी दोनों ने एक ही बात कही कि वो सिद्धू के उस बयान से खुश नहीं हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 परिवार पंजाब में फायदा उठा रहे हैं। कमेटी और हाईकमान दोनों का कहना था कि सिद्धू को ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देने चाहिए थे। कांग्रेस इस बात को लेकर घबराई हुई है कि 2022 के चुनावों में सिद्धू और कैप्टन की जंग के चक्कर में विरोधी बाजी मारकर ना ले जाएं, क्योंकि पंजाब में अकाली और बीएसपी गठबंधन कर चुके हैं। और इसी रणनीति के लिए कैप्टन को कमेटी के सामने पेश किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने 90 मिनट तक पेशी हुई, लेकिन कैप्टन के सुर सीधे सिद्धू के खिलाफ थे। 3 सदस्यीय पैनल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ना ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सीएम कैप्टन ने कमेटी से साफ तौर पर कहा कि मैं तो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहता हूं और आप उसी महत्वपूर्ण पद देकर मेरे साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाए। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दरार को पाटने के लिए पार्टी आलाकमान लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। समिति ने पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद पैनल के सदस्यों ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि आगामी बैठक का उद्देश्य तमाम मुद्दों के संबंध में उन पर सहमति का समाधान खोजना है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले शोपीस नहीं हैं। इससे पहले सिद्धू ने कहा था कि बार बार कहने पर भी जब सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनको सिस्टम से हटना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के सामने पंजाब में चुनौतियां बड़ी हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, इसी पर बार बार मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो। और अब बात नुसरत जहां की शादी को लेकर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर दी है और सांसद नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर डाली है। संघमित्रा ने इसके पीछे कौन सी दलील दी है, देखिए जरा। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हইয়া ईश्वरेर नामे शपथ करितेছি। पश्चिम बंगाल से सांसद और टीएमसी की नेता नुसरत जहां की शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा मौर्य का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है, शादी के मसले पर अपने वोटर्स को धोखे में रखा है, साथ ही इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसे अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें, अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए।
आमीन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।